इन्हीं के तानाशाह सरकार के निर्देश पर वहाँ पे जो बच्चा आरआरबी एनटीपीसी के लिए धरनारत थे उन पर लाठियां चलाई गई। क्या वो अपनी बातों को रखना क्या गलत है? तो इतने बड़े आबादी वाले प्रदेश में एक साल 2 साल में इतना ज्यादा सरकारी नौकरियां देना संभव नहीं है। परंतु आप काहे 2.5 वर्ष का कोरोना काल आप सभी लोग भूल जा रहे हैं? इस बात को आप लोग काहे भूल जा रहे हैं? 2.5 साल का कोरोना काल ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। उस समय पर डे हमारे कितने लाख आदमी मर रहे थे, उस समय इनको नहीं समझ में आ रहा था कि कोरोना है। ये कह रहे हैं कि चुनाव सरकार कराती है। अरे जब क्या चुनाव आयोग कराती है, आपको बता दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। खरी बात न्यूज जैसे कि आपको जो है पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वे करा रही है चुनावी यात्रा 2022, जिसका आगाज बहुत पहले हो चुका था और अब अंतिम चरण जो है बहुत करीब है। अंतिम 2 चरणों की अब वोटिंग रह गई है। तो अब हम आ गए हैं फिलहाल गोरखपुर में। इससे पहले बस्ती की, रुधौली की जनता से आपको रूबरू कराया था और भी अन्य जगहों से जनता को मिलाया था, लेकिन अब हम हैं मेन जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। और गोरखपुर में आप देख सकते हैं ये जो है विश्वविद्यालय है गोरखपुर का, और यहाँ पर हमारे साथ युवा मौजूद है, जनता मौजूद है। जनता से जानेंगे, जो इतने वक्त से जान रहे हैं उनसे जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में और मेनली गोरखपुर में इस बार क्या हवा है। ये गोरखपुर सीट इसलिए खास है क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो इसी सीट से जो है गोरखपुर सदर सीट से विधायक थे और इस बार फिर से उनको प्रत्याशी घोषित किया गया है। तो अब यहाँ के लोगों में क्या हवा है, कितनी जोर शोर से उनके लिए लगे हुए हैं या फिर बदलाव चाह रहे हैं, क्या है उनके मन में, सीधे जनता से जानेंगे और पता करेंगे कि क्या चल रहा है गोरखपुर के मन में। क्या नाम है भैया? सौरभ गौड़ जी। आप बताइए भैया, क्या लगता है जो मुख्यमंत्री जी हैं फिर से यहीं से इसी सीट से लड़ रहे हैं, इस बार क्या होने वाला है? बदलाव होने वाला है या दुगनी उससे जीत हासिल करने वाले हैं? सर्वप्रथम गोरखपुर के इस तपोभूमि पे आप सभी का स्वागत है। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी के जो मुखिया हैं परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी इस गोरखपुर के शहर सीट से विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी हैं। देखिए, हम सभी विद्यार्थी हैं और विद्यार्थियों का असली कार्य होता है कि उसे निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्षता के साथ साथ उसे आकलन करना चाहिए कि कौन किसको वो चुने जो उनके भविष्य के लिए ज़्यादा सटीक हो और ज़्यादा अच्छा हो। तो विद्यार्थी होने के नाते निश्चित तौर पे हम सभी पैमानों को हम सभी आकलन करेंगे, विकास के मुद्दों को, शिक्षा के मुद्दों को और यातायात, ट्रांसपोर्टेशन, सभी मुद्दों को आप ये देखेंगे तो आप पाएंगे कि 1989 से 2022 तक जो भी सरकारें बनी, मुझे लगता है कि इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो भी 3-4 दल हैं सभी ने 2-2 बार 3-3 बार इस उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे अपने 5 साल बिताए हैं। तो जब आप पांचों सरकार को या जितने भी सरकार हैं उन कार्यकाल को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो विकास इस 5 साल में हुआ है, निष्पक्षता तरीके से बता रहा हूँ, ये आप कभी ना सोचिएगा हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। एक विद्यार्थी होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ कि 2017 से लेकर 2022 तक के इस कार्यकाल को आप देखेंगे, जिसमें मुझे लग रहा है कि 2 साल कोविड का भी काल रहा, जिसमें पूरा मानव तंत्र अस्त व्यस्त था, सरकार भी अस्त व्यस्त थी, लोग क्या नाम है हॉस्पिटल खोज रहे थे उस समय। और 1989 के बाद से 2017 तक का कार्यकाल आप देख लीजिए। इस कोविड काल में आप मेडिकल फैसिलिटीज को आप देखेंगे तो जो आज़ादी के समय से 2017 तक नहीं हुआ था वो 2017 से लेकर 2022 तक में हो गया। अच्छा। शैक्षणिक वो बिंदुओं को आप उठा के देखेंगे तो यूनिवर्सिटीज की बात कर लीजिए, मेडिकल कॉलेज की बात कर लीजिए, यहाँ पे क्या नाम पॉलिटेक्निक की बात कर लीजिए, प्राइमरी फैसिलिटीज की बात कर लीजिए, यहाँ तक कि 10-12 की नकल विहीन परीक्षाओं की बात कर लीजिए। आप हर जगह एक विद्यार्थी होने के नाते आपको ये सरकार श्रेष्ठ दिखाई देगी। साथ ही साथ हम सभी गांव से और पिछड़े इलाकों से हम सभी बिलोंग करते हैं। हम सभी को सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हम सभी जब गाँव में रहते थे, रात में अंधेरा जब होता था तो हम लोगों को दिया के सामने और लैंप के सामने अपना जीवन यापन करना पड़ता था। आज उस गाँव में भी हमारी माताएं, हमारी बहनें जो है कि लाइट के उजाले में जो है कि खाना पकाती हैं, हमारे छोटे भाई, हमारे जो है बहनें जो है लाइट के प्रकाश में वो अपनी शिक्षा को प्राप्त करते हैं। आप बताइए, आप ये भी युवा हैं, आप भी युवा हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर वापस से भाजपा बनने वाली है क्योंकि 2017 से एक तरफा बढ़िया काम चला है। क्या लगता है आपको? सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं सत्यम गोस्वामी गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और छात्र सभा से इकाई अध्यक्ष भी हूँ गोरखपुर विश्वविद्यालय। हमारे भाई ने जैसे कहा कि गोरखपुर में बहुत विकास हुआ है, तो इन्होंने बहुत सही बात कही। विकास हुआ है, बेरोजगारी कितनी बढ़ी, देखिए कितना विकास हो गया, महंगाई बढ़ गई, महंगाई में विकास हो गया। आप जाके देख लीजिए कि लोग कहते थे कि लॉ एंड ऑर्डर
इन्हीं के गोरखपुर में, मुख्यमंत्री के गोरखपुर शहर में ही हमारे व्यापारी भाई मनीष गुप्ता की दिन दहाड़े रातों रात हत्या कर दी जाती है इन्हीं के लॉ एंड ऑर्डर में। ये कहते हैं कि महिला सुरक्षा करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करेंगे। हाथरस में जाके देखिए आप, रातों रात बेटी को जला दिया गया। ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और युवाओं की बात करते हैं। प्रयागराज देखिए आप, बंदूक के कुंडे से दरवाजे को तोड़कर वहां के छात्रों पे बर्बरता से लाठी चलाई गई है। इन्हीं के तानाशाह सरकार के निर्देश पर वहां पे जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी के लिए धरनारत थे उन पर लाठियां चलाई गई। क्या वो अपनी बातों को रखना क्या गलत है? आप बताइए भैया, कह रहे हैं कि जो बेरोजगारी है उसका मुद्दा इतना बड़ा है। बेरोजगारी, ये लोग जिस डिबेट में जाते हैं बेरोजगार की बात करते हैं और जिस डिबेट में जाते हैं महंगाई की बात करते हैं। अच्छा आप बताइए, क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं है उत्तर प्रदेश? मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं इन्हीं की बातों को लेके आ रहा हूँ। बात ये लोग बेरोजगारी और महंगाई करते हैं। मुझे ये लोग बता दे, पहली बात, अभी उसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, नहीं पहली बात हमारे प्रश्न का उत्तर ये ले दो दे, 2017 के पहले इन लोगों के घर में जितने लोग थे क्या सभी लोग सरकारी नौकरी पा गए थे? इनकी जो सरकार थी सभी को सरकारी नौकरी दे दी थी कि 17 से लेकर 22 तक में ये लोग पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं। सही कह रहे हैं भैया आप, लेकिन मेरा एक प्रश्न आपसे, आप कह रहे हैं 2017 के पहले क्या थे? एक मिनट, 2017, एक मिनट रुक जाइए, मैं कुछ आपसे पूछ रही हूँ। जब घोषणा पत्र हुए थे, एक मिनट बताइए। भैया बोल रहे हैं, मतलब उनको शिक्षा की बात कर रहे हैं भैया। मैं उससे पूछना चाहता हूँ, सरकार शिक्षा का बजट घटा के बोल रहे शिक्षा बहुत बढ़िया हो रहा है। सरकार शिक्षा का बजट घटा दे रही है। पिछले शिक्षा का घटाइए कि सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए। सबसे बड़ा घोटाला इन्हीं के शासनकाल में हुआ है। आप घोटाला खुद नहीं देख पा रहे हैं। अरे हल्ला क्या करना? हमें एक बात बताइए, एक सवाल आपसे है मेरा एक सवाल सुन लीजिए, एक मिनट, मेरा एक सवाल सुन लीजिए। मैं कुछ कह रही हूँ, मेरा तो सवाल सुन लीजिए भैया। मैं ये कह रही हूँ कि 2017 से पहले का प्रश्न इसलिए आपका नहीं बनता है क्योंकि 2017 में जब आप आए सरकार में, खत्म नहीं करने दी। अब आप बात तो सुनिए, देखिए सुनिए, एक मिनट। अब इनकी सरकार ने कितनी सरकारी नौकरी दी थी? जितनी इनकी सरकार ने सरकारी नौकरी दी थी, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी में उससे 1 लाख ज्यादा सरकारी नौकरी दी गई है। रही बात उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में आप जानेंगे तो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा आबादी वाला राज्य है कि आप ऊपरी 5-7 देशों को छोड़ दीजिए तो उत्तर प्रदेश जितने में राज्य है उतने में हमको लगा सैकड़ों देश हैं। तो घर घर सरकारी नौकरी देना, घर घर युवाओं को सरकारी नौकरी में ले जाकर लाभ देना, ये असंभव है। जितना सरकार दे सकती है, जहाँ विकास होता है, टूरिज्म बढ़ता है, वहाँ स्वरोजगार का अवसर प्राप्त होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं विकास हुआ है, नौका बिहार पे है, गोरखनाथ है, जहाँ विकास हुआ है। मैम इन्हीं के गृह मंत्री भैया, एक एक करके ही माइक जाएगा सबके पास। आपके बोलने से आपके पास नहीं आ जाएगा, एक एक करके ही दिया जाएगा, एक एक करके ही दिया जाएगा। इन्हीं के गृह मंत्री कहते हैं 12वीं के बाद इंटर करिए लैपटॉप मिलेगा। अभी बताइए क्या कौन कहता है? सबसे बांसुरी बजाएंगे आप वही के प्रत्याशी कहते हैं। हाँ, एक कहते हैं कि देश की राजधानी लखनऊ से कीजिए 12वीं के बाद इंटर। सही है, सही है। कहते हैं 12 के बाद इंटर करने के बाद लैपटॉप मिलेगा। सुन लीजिए, देखिए अल्लाह ऐसे थोड़ा हो पाएगा। सुन लीजिए बात। आप भी तो नहीं सुन रहे, जब आप सुनेंगे तो वो सुनेंगे ना। एक एक करके ही होगा भैया, एक एक करके ही होगा। अब आप बीच में तब उनके भी बोल रहे थे ना, तो आपके भी बीच में फिर बोलेंगे। इसीलिए आप उनके में शांत रहिए, वो आपके में शांत रहिए। आप बोलिए भैया बोल रहे हैं कि 2017 से पहले बेरोजगारी नहीं थी क्या? मैं भैया से पूछना चाहता हूँ, 2017 के बाद योगी जी की सरकार में यूपीटीपीएससी उत्तर प्रदेश अन्न सेवा चयन आयोग का कितनी भर्ती इन्होंने कराई है? सही सवाल बनता है। सरकारी नौकरियां इस सरकार में कितनी मिली आपको मालूम है? आप पहले ये बताइए, इस 5 साल में कितनी सरकारी नौकरियां मिली ये बताइए। आप कितनी सरकारी नौकरी आपके 5 साल में मिली है ये बताइए। आपके 2012 से लेके 2017 तक कितनी सरकारी। अच्छा एक बात मुझे बता दीजिए, आपको क्या लगता है? आप बताइए, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम रवि गोस्वामी है। अब सुनिए भैया, सुनिए। अब ये बताइए भैया, घोषणा पत्र, भैया आपस में बात नहीं होगी। आप बताइए भैया, क्या नाम है? उपेंद्र सिंह राणा। ठीक है भैया, आप बताइए 2017 में जो घोषणा पत्र आया था उसमें जो भाजपा ने वादा किया था, उनका वादा ये था कि 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। ठीक है, उनका सवाल भी यही है कि 2017 से पहले अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो वो सरकार तो गई, हटा दी जनता ने। ठीक है, अब आपको सरकार में लाए हैं तो उम्मीदें भी थी, घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे वो पूरे होंगे ये उम्मीद थी। तो क्या 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां मिल पाई हैं? 5 साल में 2 करोड़ नौकरियां मिल पाई हैं? मेरा प्रश्न ये है। देखिए, सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, ठीक, इस बात को हम कमिट करते हैं। सरकार ने 4 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी और ऐसे तमाम सरकारी योजनाओं के
द्वारा स्टार्टअप योजनाओं के माध्यम से MSME है और प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना है, इसके माध्यम से कई लोगों को रोजगार देने का काम किया है। अच्छा, तो फिर जो बच्चे धरना कर रहे हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है, वैकेंसी नहीं निकल रही है, हमें डंडे पड़ रहे हैं, लाठियां पड़ रही हैं, पुलिस जो है उनके दरवाजे तोड़कर अंदर घुस रही है, वो क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, ये सब चीजें होती रहती हैं और सुनिए मैं बता रहा हूँ, ये सब चीजें होती रहती हैं और लोग अपनी मांग करते हैं, लेकिन एक आम विद्यार्थी होने के नाते जो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी समस्या है, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और बहुत बड़ा राज्य होने के साथ साथ बहुत बड़ी आबादी वाला प्रदेश है। तो इतने बड़े आबादी वाले प्रदेश में एक साल 2 साल में इतना ज्यादा सरकारी नौकरियां देना संभव नहीं है। तो फिर वादा नहीं करना चाहिए था? लेकिन वादा ये नहीं किया कि सरकारी नौकरियां ही देंगे, रोजगार देंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड बनाएंगे लोगों को, सरकारी नौकरियां भी देंगे और सब देने का काम सरकार ने किया है। भैया बताइए, जी बताइए, आप कह रहे हैं कि पर्याप्त रोजगार दिए हुए हैं, ये बताए कि मतलब आर्मी की भर्ती कितने साल से नहीं आई है। एयरफोर्स का रिजल्ट मतलब एग्जाम के बाद कम से कम 10 दिन में रिजल्ट आ जाता है। 10 दिन में रिजल्ट। क्या नाम है? दिवाकर यादव। एयरफोर्स का पेपर मैम हमें दिए हुए 1.5 साल हो गए, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। 12th के बाद हमने दिया था पेपर। आप बताइए पर कह रहे हैं भरपूर वैकेंसी निकली है, भरपूर एज आउट हो जाएंगे हम लोग। ये बताएं कि अच्छा, इस समस्या का आप बताएंगे भैया निदान कि एज आउट हो जाएंगे जो रेलवे वाले, जो एयरफोर्स वाले, उनका क्या होगा? बताना चाहेंगे हम, इस सरकार को 5 साल का समय दिया गया था, आपने बताया, परंतु आप काहे 2.5 वर्ष का कोरोना काल आप सभी लोग भूल जा रहे हैं? इस बात को आप लोग काहे भूल जा रहे हैं? 2.5 साल का कोरोना काल ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। केवल इस सरकार को मात्र 2 वर्ष काम करने में मिला है और वो भी 6 महीने जो भी आचार संहिता में चले गए। सुनिए और सुनिए, आज ये सरकार ने प्रूव कर दिया है, ये सिद्ध कर दिया है सरकार ने कि 2 वर्ष में कितना काम करके इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। अगर ये सरकार 5 वर्ष काम कर देंगी तो ये तो सरकार 0 पे सिमट जाएगी। यही सत्यता है और ये सत्यता रहेगी। ये कह रहे हैं कि 2 साल कोरोना, चलिए कोरोना की बात कर लीजिए। जो गंगा में लाशें बह रही थी, किसकी देन है? ये 1-2 गज के जमीन तक नहीं दे पाए, लकड़ियां तक उन्हें मुहैया नहीं करा पाए। आज उन्हीं लाशों को योगी जी लाश को वो जमीन देने थोड़ी आएंगे। योगी जी का काम जमीन देना नहीं है, जमीन देना योगी। तो लाशें गंगा में बहेंगी। काम अखिलेश यादव जी का है। लाशें गंगा में बहेंगी। लाशों में गंगा, किसी का लाश कोई जाके गंगा में बहा दे। कोई लाश गंगा में बहाएगा? ये कोई बात होती है? आप हमारे धर्म पे चोट करेंगे? ये क्या बात कर रहे हैं? ये धर्म पे चोट कर रहे हैं, ये लाशें गंगा बहाने की बात कर रहे हैं, ये धर्म पे चोट कर रहे हैं। ये हमारे माता जी पवित्र नदी पे सवाल उठा रहे हैं। बताइए क्या कह रहे हैं, क्या नाम है? धर्मवीर। बताइए आपको क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? गोरखपुर में बदलाव होने वाला है या वापस से बाबा जी आने वाले हैं? देखिए, गोरखपुर की जो राजनीति है बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? कि गोरखपुर में जैसे कि आप जो कास्ट की राजनीति है उस हिसाब से देखिए। अच्छा, ये कास्ट की राजनीति? जी। बताइए तो जैसे कि जो गोरखपुर की जो सीट है, इस पे लड़ाई है। क्या मतलब कैसी लड़ाई? आप क्या कहना चाह रहे हैं, साफ करिए। जैसे गोरखपुर की सीटों पे जो भी बसपा और सपा के जो कैंडिडेट हैं, जो टक्कर जो इस समय सपा और भाजपा में है, अब चुनाव बताएगा कि आखिर क्या हो। क्या लग रहा है फिर भी, क्या लग रहा है गोरखपुर में? गोरखपुर में क्या संकट में है क्या दोनों तरफ से? गोरखपुर में आप चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप बताइए। हाँ चाचा, क्या नाम है? तारकेश्वर तिवारी मैडम। क्या लग रहा है चाचा? बता रहे हैं यहाँ पर मैडम योगी जी बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सरकार फिर रिपीट होगी, जो अब तक उत्तर प्रदेश में रिपीट नहीं हुई है। नोएडा जाने वाले का जो रिकॉर्ड था कि नई सरकार बनती है तो फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, बाबा उस मिथ्या के तोड़ेंगे और रिपीट करेंगे। अच्छा चाचा, ये बताइए, आप कह रहे हैं बनेंगे, बढ़िया है, बधाई हो, लेकिन इन लोगों के जो सवाल हैं बेरोजगारी के, महंगाई के, इन पर क्या बोलना चाहेंगे? मैडम ऐसा है कि देखिए, 2 साल कोरोना काल बीतने के जो छोड़ दिया जाए तो इस गवर्नमेंट ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तौर पर लोगों को डेवलप किया है, उनके स्ट्रेंथ को बढ़ाया है। मुद्रा योजना के तहत लोन दे करके MSME सेक्टर को डेवलप करके, उसके बाद से जो ये स्टार्टअप है। अच्छा, आपको लगता है पूरी तरीके से रोजगार दिया गया है? बिल्कुल, जितना जो 3 साल का स्ट्रेंथ था उसमें काम रोजगार के मुद्दे पर सेल्फ एम्प्लॉय से लेकर के गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेकर के जितना उनके पास क्षमता 3 साल के अंदर रही है उस पर उन्होंने काम किया है। बाकी जो वैकेंसियाज हैं सरकार बनने की पुनः आएगी।
पुनः आएंगी। हाँ, सरकार तो फिर इससे सरकार लाना पड़ेगा, ये भरोसा करना पड़ेगा वापस से सरकार आए तभी नहीं भर पाए मैडम, वो वैकेंसी तो गवर्नमेंट आने पे ही भरी जाएगी ना। लेकिन जितनी भरेंगे ये क्या कह रहे हैं? क्या गारंटी ले रहे हैं कि सरकार आएगी तभी ये भरेंगे? सरकार ये केंद्र में भी है, विश्वविद्यालय को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग करते थे, बोलते थे कि हमारी सरकार होती हुई विश्वविद्यालय को केंद्रीय कर दियो। 10 साल से ये केंद्र में बैठे हुए हैं, 5 साल से ये राज्य में बैठे हुए हैं, क्यों नहीं केंद्रीय विश्वविद्यालय कर दिए? आउटसोर्सिंग का स्टाफ है यहाँ पे, उन लोगों को भी जो अपने पैसे की मांग करते हैं उनको अपने पद से हटा दिया जाता है। किस रोजगार की बात करते हैं ये, किस युवा की बात करते हैं? घर पे हमको दाल चावल दे देंगे फ्री, मुझसे हमारा काम चल जाएगा। हमारे घर वाले पढ़ाते लिखाते हैं कि हमारा बच्चा कुछ आगे करने कुछ अच्छा करेगा, और ये लोग क्या करते हैं, दाल चावल फंसाए रखे हुए हैं। अब बताइए दाल चावल से हमारा कितना फ्यूचर चलने वाला है? नहीं तो वो तो जो है दाल चावल से पेट भरता है, दाल चावल मत लीजिए आप दाल भूल गया। एक सवाल पूछना चाहेंगे हम इसे, एक सवाल पूछना चाहेंगे। दाल चावल मत लीजिए जे आप हमें ये बता दीजिए, आप हमें ये बता दीजिए, आप वो कह रहे दाल चावल में उलझाएंगे तो दाल चावल क्यों लेंगे मेरे भाई? जब दाल चावल में आप उसी को आंदोलन जीवी कहते थे, आतंकवादी कहते थे, आज उसी को चुनाव दाता करके दुआर दुआर वोट मांगना। अगर ये जो अन्न और दे रहे हैं घर पे, अगर हमें रोजगार मिल जाए तो हम वो अन्न खरीद के खा सकते हैं। अगर हमें रोजगार दिया जाए, हमें अन्न ना दिया जाए, हमें रोजगार आपस में मत लड़ो ना, आपस में इसकी जनता रोजगार मांगती है। अच्छा, कहना यह है कि रोजगार अगर मिल दिया जाए तो फ्री राशन की जरूरत नहीं है। रोजगार में मैं बोलना चाहता हूँ, मैं बीए 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं पार्ट टाइम अमेजोन में डिलीवरी का जॉब करता हूँ। मेरी बाइक देखिए यहीं खड़ी है। मैं पार्ट टाइम वो करता हूँ, फिर उसके बाद से रात में जाके पढ़ता हूँ। जरूरी नहीं है कि सरकार सरकारी नौकरी दे तभी मैं करूँ। नहीं, भीख पे पलने वाले नहीं है, रोजगार हक है। रोजगार हक है, जरूरी नहीं कि सरकारी है। हाँ नहीं, सही, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मेरा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं जो सवाल पूछ रही हूँ, मैं उनका पूछ रही हूँ जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो लोग इतने वक्त से दौड़ रहे हैं, उनके लिए वैकेंसी नहीं आई, एज आउट हो गई, उनका क्या होगा? एज तो मेरे भी आउट हो गए। एज मेरा आप आर्मी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे क्या? प्रिपेयर कर रहा था मैडम, पुलिस के लिए। मेरा 26 साल हो गया, बीत गया। एज आउट हो गया? एज आउट हो गया, 1996 का हूँ। एज आउट हो गया। तो आपको नहीं करनी थी नौकरी? क्यों? जब एज आउट हो गया मेरे पास और कोई विकल्प है नहीं तो क्या? एज आउट हो गया, वही तो कह रहे हैं, वैकेंसी निकलती तो आप करते ना। तो जब एज रहता तो मिलता तो करते ना। जब वही नहीं ना, मिला, वैकेंसी नहीं निकली इसलिए आप नहीं कर पाए, इसलिए आपको अमेज़न की ड्यूटी करना है। ठीक है, देखिए आज के डेट में ये है, जो भी रोजगार मांगने जाता है प्रयागराज में, बस में क्यों रोजगार मांगोगे? क्यों? आखिर वहाँ के छात्र आखिर गए मारी ना खाए हैं? मतलब मैडम सुनिए, अरे मैम देखिए, रोजगार मांगना बहुत इन लोग के लिए हो गया है। बस मारपीट ही नहीं ना चलता है, रोजगार मांगती है। आज की युवा सिर्फ रोजगार मांगेगा, अगर वो नौकरी पाता है तो अपने घर का खर्चा चला लेगा कि नहीं? अब ये राशन वोशन की बात कर रहे हैं। एक सवाल आप लोगों से, आप लोग कह रहे हैं राशन जो है मिलता है, इससे अपाहिज बना रहे हैं लोगों को। ठीक है, ये सवाल आप लोगों से, अगर सरकार राशन दे तो अपाहिज बना रहे हैं, नहीं दे तो सरकार कुछ करती नहीं। अखिलेश यादव के समय में भी राशन मिलता था, और इनका कहना में है कि उसमें भ्रष्टाचार होता था। ये बताएं इस समय जो राशन आ रहा है। हमें राशन मत दीजिए, आप युवाओं को रोजगार दीजिए, रोजगार युवा कमा के खा लेगा। बता दीजिए आपने कब राशन लौटाया, और आपने कब जाके डीएम ऑफिस पे धरना प्रदर्शन किया कि हमें राशन नहीं चाहिए? आपने बताइए। दूसरी बात, राशन तब दिया गया जब कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व को खा रही थी, उस समय राशन दिया गया। जब ये तो पॉइंट भी नहीं है कि हमें राशन नहीं चाहिए, तो पॉइंट भी नहीं है। राशन तो गरीब को चाहिए ही चाहिए। देखिए देखिए, राशन देना गलत नहीं है, उनका पॉइंट ये है कि अगर आप हमें राशन ना भी दें, लेकिन कम से कम हमें रोजगार दे, जिससे हम अपने पैरों पे खड़े हो सकें। मैं क्या कह रहे हैं जी? क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश राय है। आप बताइए, क्या कहना है आपका? शिक्षक संघ से हूँ। हमारा मुद्दा है पुरानी पेंशन बहाली का, हमारा मुद्दा है प्रमोशन का, हमारा मुद्दा है, हम लोग ओपीएस वाले हैं, सही बात है, इसमें सुनो बिल्कुल। और हमारा कुछ ओपीएस वाले लोगों को कवर कर आए आपके। हमारा मुद्दा है कैशलेस चिकित्सा का। आपने प्रधानी के चुनाव में देखा होगा, सबसे ज्यादा अगर कैजुअलिटी हुई है शिक्षकों की हुई है, और आज भी इस कोरोना के टाइम में सबसे जिम्मेदारी से हम लोग जा रहे हैं, मरेंगे जिएंगे ये पता नहीं है। और उसके बाद केवल शिक्षकों को ही कैशलेस से बाहर किया गया, बाकी विभाग को दिया गया है। पहली चीज। दूसरी चीज,
कि कोरोना के टाइम में हम लोगों को कहीं भी, जब हम लोग आए अगले दिन बीमार पड़ गए, मैं खुद 22 दिन तक एडमिट था, कहीं मुझे बेड नहीं मिल रहा था, और आज भी हम लोग जा रहे हैं। तो हमारे लिए सरकारें कहाँ सोच रही हैं? तो इसलिए पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा हमारा प्रमुख मुद्दा है। क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी है जो इस जो मुद्दा है, जो आपका ओपीएस का मुद्दा है, इसको सपोर्ट करेगी? देखिए, हमारा किसी पार्टी का विरोध या समर्थन का मुद्दा है ही नहीं। हमारा मुद्दा है जो हमारे मुद्दे पे साथ हैं, हम उसके तो अभी आपका 3 तारीख को चुनाव है, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी पार्टी ने कोई डायरेक्शन दी होगी। ये तो सबको पता है। जिन जिन पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है, हम उनके साथ हैं। ठीक, अभी अदर स्टेट में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, ठीक, तो उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में डाला है, हम उसके साथ। समाजवादी पार्टी ने डाला है। जिसने डाला हो, ये तो घोषणा पत्र में है, ये चीज हम पूछना चाह रहे हैं। ओपीएस की तो जब 2004 में केंद्र सरकार पूरे देश में ओपीएस को खत्म की थी, तो यहाँ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन था? समाजवादी पार्टी के ही लोग थे। 1 मिनट, पूरी बात यार, भाई पूरी बात बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। किसकी सरकार थी? मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। ठीक, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। मुलायम सिंह यादव ने अपने राज्य में लागू ही क्यों किया? पहली बात। दूसरी बात, अखिलेश यादव अब मैनिफेस्टो में डालते हैं, चलिए उसको हटा देंगे, खत्म कर देंगे और ओपीएस फिर से लागू कर देंगे, ठीक है ना? तो वो जब इस मुलायम सिंह यादव बाद मायावती मुख्यमंत्री बनी, मायावती के बाद पुनः अखिलेश यादव जब 12 में मुख्यमंत्री बने, तो 12 में ही क्यों वो ओपीएस नहीं लागू कर दिए? जब मुख्यमंत्री जवाब देता हूँ, एक मिनट मैं दे रहा हूँ जवाब। मैडम, कोई भी बड़ा निर्णय जब लिया जाता है पूरे देश में, तो उसका फायदा नुकसान आप एक दिन में तय नहीं कर सकते हैं। 2004 में माननीय मुलायम सिंह जी यहाँ थे, एक केंद्र सरकार ने किया ना, उस समय उतना विरोध हम लोगों ने किया, क्योंकि उस समय जो बताए गए थे, हाँ बिल्कुल, उस समय जो बताए गए थे कि इसके आपके भविष्य में ये फायदे मिलेंगे, ये मिलेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब हम लोग उससे पीड़ित हुए, जो हमारे आने वाले जो सीनियर लोग थे, जो रिटायर हुए, पीड़ित हुए, जब हम लोगों को उसके लाभ और हानि पता चला, तब मूवमेंट हुआ। इससे पहले इतना बड़ा मूवमेंट हम लोगों ने कभी नहीं। 18-20 साल में अब आप लोगों ने समझ लिया है कि ये चीज आप लोगों के लिए अब मिलना शुरू हुआ। जब मिलेगा आपके ऊपर कोई चीज घटना होगी तभी तो करेंगे। कोरोना की वैक्सीन आज क्यों बन रही है? क्यों कोरोना अब आया है? क्या 20 साल पहले क्यों नहीं बनाई? 20 साल पहले हम लोगों ने पोलियो जब हुआ था, पोलियो की बनाई, चेचक के टाइम चेचक की बनाई। तो आज जब हम उससे पीड़ित हुए, तो जब हमने बड़े पैमाने पर मूवमेंट किया उसके लिए, पहले कुछ लोग ने कहा कि ये सही है या गलत है, 2-4 हज़ार 5 हज़ार लोग कहते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन जब 4 लाख 5 लाख लोग सड़क पे निकले, 2016 सबकी समस्या सेम है। 2016 से थोड़ा सा मूवमेंट शुरू हुआ, तब भी बहुत कम लोग थे। 2017 में और तेज हुआ। 2020 तक आते आते जब ज़्यादातर लोग रिटायर, काफ़ी लोग हुए जो से पीड़ित हुए, तब बड़ा मूवमेंट हुआ। जब बड़ा मूवमेंट हुआ तो हम लोग सबके दरवाजे पे गए, ऐसा नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के उस पे गए, हम लोग कांग्रेस के दरवाजे पे गए, बहुजन समाज पार्टी के गए, समाजवादी पार्टी के भी गए। ऐसा नहीं था हमने किसी भेदभाव किया। सबके यहाँ हमने अपना ज्ञापन दिया, एक बार नहीं, कितनी बार दिया, अनगिनत बार, जिसकी गिनती भी नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो थे, योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने पिछली बार खुद अपने पैड पे लिखा था, उसकी कॉपी भी है, सबको पता है, मीडिया वालों सब चलता है। इन्होंने लिख के दिया था कांग्रेस गवर्नमेंट को कि ये लागू किया जाए। माननीय केशव मौर्य जी ने लिख के दिया था। तो जब उनके टाइम में मूवमेंट तेज हुआ, जब मांग हमारी बढ़ी, तो उस पर उन्होंने कुछ किया नहीं हुआ। चलिए ठीक है, तो आपकी ये है कि ओपीएस आएगा तो जो सपोर्ट करेगा उसका सपोर्ट करेंगे, ये तो अंडरस्टूड है। एक चीज बोलना चाहता हूँ भाई साहब के बात से। आपने कहा कि 2004 के बाद जब ये समस्या आई तो हम लोग पीड़ित नहीं हुए थे, इसलिए उसका विरोध नहीं किया। फिर उसके बाद अभी जब हमारे सीनियर रिटायर होने लगे और पीड़ित हुए, तब हम इसका विरोध करना शुरू किए। आप ये बताओ कि 2004 के बाद आया ये, तो जो अभी रिटायर हुए होंगे उनकी नौकरी 2004 के पहले की होगी ना, तो वो तो पेंशन पा ही रहे हैं, तो कैसे आपको पीड़ा पता चल गई? बता रहे हैं। इनको नहीं पीड़ा मालूम चली तो उसके बाद जो रिटायर हुए होंगे उनको पता होगी ना। जो रिटायर हुए उनको पेंशन मिल रही होगी। मांग जायज है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं 2004 के बाद जो रूल की हैं, वो अभी तक उसको हटा क्यों नहीं दी? अखिलेश यादव कह रहे हैं लॉन्ग टर्म में पता चलते हैं, उसके अब जब पता चला तब लगा तो पता है ना, नेताओं को लॉन्ग टर्म में नहीं पता चला। चलिए ठीक है, सुनिए अब अगर गोरखपुर पर आ जाइए, गोरखपुर पर आ जाइए। देश में 2 कानून कैसे चल सकता है? अखिलेश यादव क्यों नहीं हटाए भाई? अखिलेश यादव को हटा देना चाहिए था ना। एक मिनट, आप क्या कह रहे हैं? एक देश में 2 कानून नहीं चल सकता जी। किसी को कोई ओपीएस से आच्छादित है, कोई एनपीएस का झुंझुना लिया हुआ है, ये कैसे, कहाँ तक ठीक है? और जहाँ तक कि मैं यहाँ काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ,
मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। अब अपनी एक असली पीड़ा बताने जा रहा हूँ, मेरे भाइयों सुन लीजिए। ये देखिए डाक की रजिस्ट्री, 10 तारीख को पोस्टल बैलेट के लिए मैंने अप्लाई किया। गोरखपुर में ही आकर के हेड पोस्ट ऑफिस में ही मैं रजिस्ट्री किया, ये कि जल्दी पहुंच जाएगा। और उसी दिन संजोग से मैं गोरखपुर आया ही था, तो मैं खलीलाबाद संत कबीर नगर में पोस्ट हूँ। और आज 10 तारीख से लेकर के ये 27 तारीख हो गया, जब मैं काफ़ी इंतज़ार किया कि मेरे पास पोस्टल बैलेट अभी तक नहीं आया। कितना समय लगेगा, हो सकता है 10 तारीख को काउंटिंग है, ना आ पावे या आवे ऐसे समय पर कि मैं भेजूँ तो यहाँ नहीं आ पावे। तो मैं गोरखपुर मेरा का रहने वाला हूँ, होम डिस्ट्रिक्ट मेरा गोरखपुर है, मेरा देहात क्षेत्र में घर पड़ता है। अपना सारा प्रमाण लेकर के खुद यहीं पर खजनी विधानसभा में वोटिंग करने के लिए चलाया। मैं अपने मताधिकार से वंचित न हो जाऊं, यह सिस्टम की विलंब से या किसी किन्हीं कारणों से इसका मलाल मुझे है, क्योंकि मुझे यहाँ वोट डालने से मना किया गया कि आपका पोस्टल बैलेट वहाँ जाएगा। ठीक है सर, ये 10 तारीख को भेजा हुआ है, अभी तक आया क्यों नहीं? अच्छा, अब इसके बाद आज प्रारूप 12 भर के दे दीजिए। ठीक है, आज दे देता हूँ, ये कब तक जाएगा? मेरा वोट मेरा अधिकार, मुझे इससे वंचित न हो जाए, इसका मुझे डर है। और रही बात किसी न किसी पार्टी को तो जाएगा, आपको जाएगा या इनको जाएगा, इनको जाएगा। और मैडम सबसे बड़ी चीज है जो भाई साहब का ये बैलेट वाला है, बैलेट वाला ये जब भेजेंगे तो इस पर लिखा है निःशुल्क। कल डाकखाने पे हम लोग गए थे एक अपने साथी के लिए, उन्होंने 84 रुपए मांगा। डाक विभाग ने ये कहा बात 84 रुपए की नहीं है, जब निःशुल्क लिखा है निर्वाचन आयोग से तो ये कहा गया कि सरकार के द्वारा निर्वाचन आयोग के द्वारा कोई गाइडलाइन नहीं दी गई हमें। तो डाक वाले ने कहा भैया हम बताइए क्या करें, हम एक छोटे कर्मचारी हैं। ये किस तरह के घालमेल किया जा रहा है। और दूसरी चीज, एक चीज और मैं मैसेज देना चाहता हूं, जो ये बताया जाता है कि कर्मचारी 4% हैं। एक मिनट मैं इस पे क्लियर कर देना चाहता हूं। एक हर पार्टी का अपना एक बेस वोट होता है, जो पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होता है, कैंडिडेट वो भी ऐसा चुन के लोग मतलब पार्टी देती है कि जिसका अपना एक जनाधार होता है वो। ठीक, उसके बाद अगर 4% उसमें जुड़ता है तो रिजल्ट वहीं से आता है। और दूसरी चीज एक बता दूं कि आप जब कर्मचारियों को काउंट करते हैं, जैसे ये पदाधिकारी हैं, ये भाई साहब हैं, इनका करते हैं तो इनके पूरी फैमिली का जोड़ते हैं। मेरा जब जोड़ते हैं तो मेरा एक क्यों जोड़ते हैं? अगर 9-10 हज़ार वोट यहाँ कर्मचारियों को पड़ रहा है तो मिनिमम किसी घर 7-8 से कम मेंबर नहीं होंगे, तो 80-90 हज़ार हुआ। यहाँ 9 विधानसभा है, डिवाइड कीजिए, 8,000 से लेके 12,000 तक हर विधानसभा में रेगुलर कर्मचारी का वोट है। फिर संविदा कर्मचारी पाइए तो 20 से 25 हज़ार वोट तो हमारा हर में। हमें क्यों राजनीतिक पार्टियां नजरअंदाज कर रही थी? शायद इस बार जब हमने वोट डाला, आज आप पता, कल मैं बता दूं 7400 कल वोट यहाँ पड़ चुका था हमारा, जबकि अदर डिस्ट्रिक्ट का काउंटर नहीं बनाया गया था, शायद 25,000 होता। क्योंकि मैक्सिमम कर्मचारियों की ड्यूटी दूसरे जिले में लगाई जाती, कुछ विभाग को छोड़ के, क्योंकि अपने विभाग नहीं कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर यहाँ व्यवस्था होती शायद 20 से 25 हज़ार, और 20-25 हज़ार को आप मिनिमम 5 से भी डिवाइड करेंगे 1.25 लाख, तो हमारा यही वोट है। यदि मेरा वोट, चलिए गोरखपुर पे आ जाते हैं। गोरखपुर का विकास का बताइए, गोरखपुर का विकास का बताइए। आप लोगों से भी पूछती हूँ, क्या लगता है? धन्यवाद भैया। गोरखपुर में क्या लगता है 5 साल में, जब आपके यहाँ मुख्यमंत्री ही आपके विधायक थे, सब थे, तो कितना विकास हो पाया है? आप गोरखपुर में मेन लिंक जो सिकरीगंज रोड बड़हलगंज होते हुए जो खजनी से रोड जाती है, उस रोड पे आप एक बार जाइए, खुद जाइए आप, और उस रोड की हालत देखिए। उस रोड की हालत देखिए। कहते हैं कि जो आज तक नहीं हुआ वो 5 साल में हो गया। ये सही कहते हैं, उस बात को ये सही समझाते हैं कि जो आज तक नहीं हुआ वो 5 साल में हुआ। आज तक रोड पे गड्ढे नहीं थे, इस 5 साल में वो गड्ढे पूरे हो गए हैं, वो गड्ढे हो गए हैं। आज जब चुनाव नजदीक आ गया, 1 महीना चुनाव बचा, तो ये ट्रैफिक लाइट्स लगवाते हैं। उसके पहले कहाँ थे भैया आप लोग? ट्रैफिक लाइट्स तब नहीं थी। ये भैया अभी को बोल रहे हैं कि कोरोना के कारण हम लोग रोजगार नहीं दे पाए। क्या बंगाल में चुनाव रहा तो कोरोना नहीं था? उस समय पर डे हमारे कितने लाख आदमी मर रहे थे, उस समय इनको नहीं समझ में आ रहा था कि कोरोना है कि क्या? जवाब इसका आप देंगे? नहीं, ये चुनाव सरकार कराती है। इनके कहने का मतलब देखिए, इनकी साक्षरता जान ली है। ये कह रहे हैं कि चुनाव सरकार कराती है। अरे जब क्या चुनाव आयोग कराती है, आपको बता दिया जाए। अब मुद्दे की बात हम करें, मुद्दे की बात हम कर रहे हैं, मुद्दे की बात हम कर रहे हैं, विकास की बात करें। आपके गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय, 4 विश्वविद्यालय। एक चीज और आप कह रहे हैं, चुनाव इलेक्शन कमीशन कराता है, वो कराता है, लेकिन रिपोर्ट यहाँ से डीएम ही देता है। अगर केसेस ज्यादा हैं, कहीं से भी कुछ भी नहीं, मैं ये कह रही हूँ, डीएम ही रिपोर्ट करता है, इलेक्शन कमीशन को भी बताता है कि अगर केसेस ज्यादा हैं तो हमारे यहाँ नहीं हो पाएगा। तो अगर इलेक्शन कमीशन इस बात को समझता तो वो चीज वो कैंसिल भी करा सकता है। तो वही तो कह रहे हैं, सरकार अपने एरिया में मना कर सकती थी, हमारे यहाँ नहीं हो सकता है। तो वहाँ की जो सरकार थी उसे
समझना चाहिए इतने बात को। कोई पार्टियां इस चीज का विरोध नहीं की, केवल एक पार्टी, कोई पार्टी भी इस चीज का विरोध नहीं, सारी पार्टियों ने स्वागत किया चुनाव आयोग के फैसले का। ये बात आप कहे नजरअंदाज, तो कह रहे हैं सब पार्टियों की गलती रही है। सारी पार्टियां ने इस बात का स्वागत किया था चुनाव आयोग के नतीजे। और एक बात और गोरखपुर के आने जाएंगे कि गोरखपुर में आपको आज 4 विश्वविद्यालय मिला, एक एम्स मिला, ठीक है, और आपके मेडिकल कॉलेज में इतनी ज्यादा सीटें बढ़ा दी गई। और कोरोना काल में आपके गोरखपुर में सबसे ज्यादा मरीज एडमिट होते थे और सबसे ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर निकलते थे। ये आपके गोरखपुर में ही पॉसिबल था। और आज की गोरखपुर में पर्यटनकारी अगर आते हैं तो इस गोरखपुर में इन्हीं 5 वर्षों में आते हैं और पहले नहीं आते थे। ये कोरोना में बात करते हैं कि हमने जनता को सब कुछ मुहैया कराया है। ये उस समय कहाँ थे जब जनता हॉस्पिटल के गेट पे बैठी बैठी मर जाते थे लोग, और ये कहते थे मैंने ऑक्सीजन दिया। उस समय ऑक्सीजन आपका कहा था। ये कहते हैं कि विपक्षी पार्टी ने कुछ नहीं किया। वो सुनो सूद गलत। कंधे पे आप ऑक्सीजन नहीं लेके जाते थे, उन्हीं से जो तड़पते हुए लोग मरते थे, आप उन्हीं की लाशों को, आप उन्हीं के आपके कार्यकर्ता। हम खुद व्यक्तिगत बता रहे हैं कितने लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाया गया है और कितने लोगों का अंतिम संस्कार खुद किया गया है। अच्छा, क्या नाम है? मनोज कुमार राय जी। आपको क्या लगता है? ये लोग कह रहे हैं कि गोरखपुर में पिछले 5 साल में कोई काम नहीं हुआ है, भैया लोग कह रहे हैं बढ़िया काम हुआ है, एकदम सब कुछ बढ़िया है, चकाचक हुआ है। क्या लगता है? काम तो बहुत हुआ है। हाँ। काम की कोई कमी नहीं। अच्छा, जैसे कि गोरखपुर में क्या क्या काम हुए हैं? 3-4 काम। गोरखपुर की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। अभी फिलहाल प्रदेश में जो है आपके विधायक जो है मुख्यमंत्री है, सही कह रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल गोरखपुर का जो है चुनाव है, आप बताइए क्या होने वाला है? भी गोरखपुर में मैं 2 दिन से घूम रहा हूँ। अच्छा, आप गोरखपुर के नहीं है? नहीं, मैं तो आजमगढ़ का हूँ। ठीक है। हाँ। मैं गोरखपुर आया था कुछ विशेष काम से, जी। और हम लोग सबके बावजूद कलेजे पर पत्थर रख के भाजपा को वोट नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? बताइए क्यों नहीं दे पा रहे हैं? हम कर्मचारी हैं, 18 साल से हम लोगों की पेंशन काट ली गई है, हम उससे पीड़ित हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में काटी गई थी। राजनाथ जी ने 2014 में हम लोगों से कहा कि एनडीए की सरकार बनाइए, हम बहाल करेंगे। हमने बनाया, फिर उन्होंने बहाल नहीं किया। उन्होंने कहा अब राज्य में सरकार बनाओ तब बहाल करेंगे। फिर हमने राज्य में भी सरकार बना दी, फिर भी नहीं किए। फिर कहे कि एक बार और बना दो हमको केंद्र में, हम इस बार जरूर कर देंगे, फिर नहीं किए। अब बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर राज्य में कर रहे हैं तो फिर अब कह रहे हैं ये कोई मुद्दा ही नहीं है। पेंशन नहीं चाहिए। 27 पत्र इनके नेता लिखे हैं, राजनाथ जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, योगी आदित्यनाथ जी, नितिन गडकरी जी, बिशंभर निशा, 27 सांसद और विधायक मिलके पत्र लिखे हैं, और अब कह रहे हैं यह कोई मुद्दा ही नहीं। योगी जी खुद लिखे थे 13 में। हम राम वाले हैं। हम मतलब आप सब सपोर्ट कर रहे हैं भाजपा का, लेकिन क्योंकि ओपीएस नहीं है, ओपीएस नहीं तो है, इसलिए आप अखिलेश को वोट दे रहे हैं। अखिलेश को वोट दें। काम बहुत इतना अच्छा काम है कि अगर ये सरकार बदल जाएगी तो हमें तकलीफ होगी, लेकिन 10 साल और नौकरी बची है, भीख मांगेंगे रिटायर होने के बाद। बुढ़ापे के सवाल पे हम 2 लाख रुपए वेतन पाके रिटायर होंगे, उसके बाद हमको 2200 रुपए पेंशन मिलेगा, उतने में सब्जी भी नहीं आएगी। अच्छा, ये हमारी मजबूरी। जी आप क्या कह रहे हैं? क्या नाम है? मैं तारकेश्वर शाही, हाँ। मैं भी शिक्षक हूँ। मतलब भाजपा सरकार से खुश बहुत है, लेकिन ओपीएस चाहिए। सरकार अच्छी काम बढ़िया की है, हाँ। लेकिन पुरानी पेंशन के सवाल पे शिक्षकों कर्मचारियों का वोट जो पुरानी पेंशन की बात कर रहा है उसके पक्ष में जा रहा है। उसी पक्ष में जा रहा है जो बात कर रहा है। हाँ। जो ओपीएस की बात कर रहा है उसके पक्ष में वोट जा रहा है, भाजपा के पक्ष में नहीं जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, घोषणा तो जैसे आप कह रहे हैं पिछली बार केंद्र में आ जाए सरकार तो भी करी उन्होंने कि केंद्र में ला दो, राज्य में ला दो, हर बार आप लोग लाए। इस बार भी घोषणा की है सपा ने, क्या पता इसमें सपा भी फेल हो जाए। काम बढ़ गया ना, अशोक गहलोत ने कर दिया। उधर हेमंत सोरेन का प्रस्ताव आ गया, छत्तीसगढ़ में प्रस्ताव हो गया। तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है अब वादे तो इस सरकार ने भी किए थे, इन्होंने पूरा नहीं किया। सब खारिज कर दिया। ये सरकार ने जब ये सरकार ने वो किया, हमारे दिल पे माने ये समझिए क्या गुजरा। जब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया तो इनके विधानसभा अध्यक्ष हंस रहे थे और मंत्री जवाब देते हुए कहे कि 7.5 लाख लोग ले चुके हैं एनपीएस। अरे मजबूरी है, वेतन नहीं दोगे तो एनपीएस लेना पड़ेगा। वेतन काट दिया आपने, वेतन रोक दिया। फॉर्म भरवाया गया इस सरकार में। सिंपल सी बात है, एनपीएस की बात लोग करते हैं। आज यूक्रेन में हो रहा है, रूस हमला किया है और शेयर इंडिया का गिर रहा है, तो जो एनपीएस खाता धारक होंगे वो डूब जाएंगे कि नहीं डूब जाएंगे? 12,000 रुपए। यानी विश्व में कहीं भी युद्ध होगा और डूबेगा कर्मचारी का पैसा डूबेगा, तो आप लेंगे 4 पेंशन, आप लेंगे 5 पेंशन,
हमको पेंशन नहीं मिलेगा तो हम कब तक सहेंगे। ठीक है, ये सवाल का हाँ। माननीय महाराज जी, सांसद का पेंशन सवाल का जवाब तैयार कर रहे हैं भैया लोग। माननीय महाराज जी, सांसद का पेंशन लेते हैं, MLC का वेतन लेते हैं, मुख्यमंत्री की सुविधाएं लेते हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी MLC थे, MLA थे, राज्यसभा थे, लोकसभा है, 3 पेंशन और 1 प्रोफेसर थे, 4 पेंशन लेते हैं और 1 वेतन। ये कहाँ का न्याय है? शिक्षक कर्मचारी को 1 पेंशन नहीं, और इन माननीयों की कितनी पेंशन? अपनी पेंशन पहले बंद करो, हम भी नहीं मांगेंगे पेंशन। ठीक है, इस सवाल का जवाब कौन देगा भैया? आप देंगे। अभी वर्तमान में मुझे लग रहा है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न ये है, वहीं आ रहा हूँ। और जब संभावनाएं ही हैं तो मैं भी यही जवाब सुनिए चाचा। जब संभावनाएं हैं तो मैं भी यही कहूँगा कि जब उत्तर प्रदेश में OPS को समाप्त किया गया तो माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। एक मिनट खत्म किया गया, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी। उसके 5 साल के बाद उनके पुत्र श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बनी, जो अभी वादा किए हैं कि OPS को बहाल कर दिया जाएगा। अभी वो कुर्सी पे बैठे ही नहीं है, अभी बहाल पता नहीं वो कुर्सी पे आएंगे कि नहीं आएंगे, बहाल करेंगे नहीं। एक मिनट उनको तो ये 2012 में ही कर देना चाहिए था ना। रही बात करेंगे तो हम भी यही करेंगे। उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे, वो भी करेंगे। कहा नहीं रहे, सुनिए मैडम, हम बता रहे हैं। मुलायम सिंह जी 1 अप्रैल 2005 में, सुनिए, 1 जनवरी 2004 को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने केंद्र में पेंशन समाप्त कर दी। 15 महीने बाद मुलायम सिंह जी ने बड़े भीगे मन से, जब उस समय के स्थापित संगठन, जब उसमें कोई आवाज नहीं उठाई, कोई आंदोलन नहीं, क्यों चाहते थे कि कर्मचारी संगठन आंदोलन करें, लेकिन जब किसी के कान में जू नहीं रहेगा तो केंद्र के भारी दबाव में, चूंकि वो सरकार अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की सरकार थी, मायावती की सरकार गिरा के वो सरकार बनाई गई थी। पूर्ण बहुमत में थी भाई, पूर्ण बहुमत में, सपा पूर्ण बहुमत का जवाब अखिलेश जी सुनिए बताएं, अखिलेश जी सोने के चम्मच लेके पैदा हुए थे। जब 5 साल सरकार से बाहर रहे तो उनको समस्या मालूम हुआ, वो जाने की क्या, तब उन्होंने अपने एजेंडे में लिया। 5 साल तक सुनिए, ये बोल रहे हैं कि मतलब 2000 योगी जी 22 में आएंगे तो कर देंगे। जो घोषणा पत्र इन्होंने 2017 में लिया था उस पर जवाब देंगे कि इन्होंने कहा था हमारी सरकार आएगी तो हम छात्रों को लैपटॉप और 2 GB डाटा प्रति देंगे पढ़ने के लिए, और कहे थे किसानों की आय दुगुनी कर देंगे। क्या इन्होंने 2017 में जो घोषणा पत्र निकाला था उसको इन्होंने पूरा किया कि बोल रहे हैं 2000? एक सवाल जो आप कह रहे हैं 2012 में थी, ठीक है, उन्होंने नहीं किया तो जो जनता थी उसने नकार दिया और उनको हटा दिया। 1 मिनट, उनको हटा दिया, लेकिन जब केंद्र का वादा किया गया, केंद्र में सरकार लाइए तो करेंगे, राज्य में सरकार लाइए तो करेंगे, 3-4 बार मौका दिया। अच्छा, अभी इस बार तो घोषणा पत्र में भी नहीं दिया। OPS भी हम करके देंगे। इस बार तो भैया घोषणा पत्र में भी नहीं दिया, तो जनता कैसे पत्र में रहे? हम करके देंगे भाई, करते हैं। ये बात करते हैं मंदिर की है, क्या राम मंदिर हमें खाने के लिए देगा? आज ये SC ST वालों को मंदिर में घुसने देते हैं? ये पूछिए इनसे, SC ST वाले मंदिर में घुसने दिया जाता है? राम, ये मेरे बड़े मित्र, ये मेरे बड़े भाई पूछ रहे हैं, राम मंदिर खाने के लिए देगा। तो आपको हम बता दें कि राम मंदिर के जो अगल बगल की दुकानें हैं वो किस जाति किस धर्म की है, और वो की जगह थी, आपने हम बता रहे हैं यादव की जगह थी। जवाब सुन लीजिएगा, क्योंकि आपने कहा यादवों की जगह थी। मेरा बात ये है, जब भी कुछ होता है तो यादव क्यों आ जाता है? पहले भी बात अभी भी जो है, देखिए, जब आप रोजगार की बात करते हैं, तब भी आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जनता ये कहती है कि जब सपा की भी सरकार थी तो रोजगार या तो यादवों को मिल जाता था या किसी और को मिल जाता था। बात कहते हैं, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे 2012 से 17 तक, आप बताइए उत्तर प्रदेश में कितने DM यादव थे? जहां तक मुझे पता है 8 से 11 DM यादव थे। सुनो,
पहले बात सुनो। चिल्लाइए नहीं। आज 11 डीएम यादव थे। आज जब योगी जी मुख्यमंत्री बने 2017 से 22 तक कितने डीएम यादव हैं आप बताइए? 28 डीएम इस समय ठाकुर हैं। और ये बात करते हैं 80-20 की, तो 80-20 क्या है बताएंगे? 80-20 क्या है? 80-20 बताएंगे? 80-20 उनका कहना है, 80-20 उनका कहना है कि भाजपा के सपोर्टर्स वर्सेस वो है। 80-20 है ये। किसी मतलब मुझे ये कंफर्म रूप से नहीं पता है किस नेता ने ये बोला था, लेकिन इन्होंने बोला था कि 80% हिंदू है, 20% मुस्लिम है। जो 20% है वो कभी सपा को जिता नहीं सकते। देखिए वही 20% इस बार सरकार बदलेगी। ये भाजपा वाले कभी मुद्दों पे बात नहीं करते। इनके लिए मुद्दा हिंदू मुस्लिम जाति धर्म पाकिस्तान यही है। और हमें देखिए, हमें मंदिर मस्जिद रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। शिक्षा हमारे पास रहेगी तो हम रोटी कपड़ा मकान सरकार से छीन लेंगे। हमें शिक्षा चाहिए। इनको हम बता, हमारे बड़े भाई ने हमारे बड़े भाई ने एक बयान याद दिलाया। हम ही एक बयान दिलाना चाहेंगे कि आप ही के पार्टी के एक नेता अबू काजमी जब 21 वर्ष का कानून हमारे केंद्र सरकार ने लाया था तो उन्होंने महिलाओं पे कितनी अभद्र टिप्पणियां की थी, उस हम इस कैमरे के सामने बोल भी नहीं सकते। हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और उस टिप्पणी को हम दोहराएंगे। आप सुनिए, ये लोग महिलाओं को क्या समझते हैं? ये लोग महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते, ये लोग महिलाओं को गालियां देते। इनके बड़े नेता कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, वो क्या कहते हैं? लड़कों से गलतियां हो रही। एक रेप केस पे इतना भद्दा बयान, अरे हमारे रूहें कांप जाती है इतने भद्दे बयान सुन के। हमारी बहन बेटियों के खिलाफ इतने भद्दे बयान देते हैं। ऐसी सोच रखते हैं आपके नेता, हम क्या उस पार्टी को चुनेंगे? आज ये महिलाओं को आइए चाचा, इधर आओ। आज ये महिलाओं से अभद्र व्यवहार करने में लोग Z+ सिक्योरिटी वो भी जेल में देते हैं। इनसे पूछिए, अखिलेश यादव भले से पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पास भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। उनसे जब सिक्योरिटी हटाया गया तो इन्होंने क्यों नहीं प्रश्न पूछा उस समय? बताइए भैया, क्या नाम है चाचा? संजय कुमार जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े जिम्मेदार नेता ये कहते हैं कि ये जुमला है, जो अपने प्रचार में कुछ वादा जनता से करते हैं बाद में कहते हो तो चुनावी जुमला है, तो उनकी बातों पर जनता इस बार विश्वास नहीं करेगी और उनको खदेड़ करके बाहर करेगी। भाजपा को खदेड़ करके बाहर करेगी। आप गोरखपुर के हैं? हाँ, गोरखपुर के। क्या हुआ? अरे हमारे हित की बात है, जो हमें पेंशन देगा। अच्छा, आप भी OPS के वो हैं क्या, समर्थक? यस मैडम। अच्छा, OPS का यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे। NCRB क्या करते हैं उनसे जानना चाहता हूँ। चिन्मयानंद, कुलदीप सिंह सेंगर और राम रहीम जो बलात्कार किया था उसको ये लोग सिक्योरिटी देते हैं। हाथरस का फैसला आ चुका, वही तो दिक्कत है। ये देखिए, क्या नाम है जी? मैं त्रिपुरारी दुबे। क्या नाम है आपका? त्रिपुरारी दुबे जी, आपका क्या कहना है? आपको क्या लग रहा है इस बार गोरखपुर में क्या होने वाला है और उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? हमारे प्रदेश में सपा की सरकार आएगी। हाँ। क्योंकि वह हम लोगों से वादा की है कि हम जब आएंगे सत्ता में तो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। इस आधार पर हम जितने संविदा कर्मी हैं, शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, सभी लोग ये ठान लिए हैं कि इस बार सपा की सरकार बनाएंगे और सरकार को बदलनी है। नहीं, सपा की सरकार बनाएंगे और हम लोग पुरानी पेंशन को प्राप्त करेंगे। चलिए ठीक है भैया, एक लाइन जाते जाते मैं सिर्फ यही बोलूंगा, इस बार इस नहीं मेन जो यहाँ बोलने वाले हमारे देखिए अभी हमारे भाई तो देखिए यहाँ चले गए, हमारे भाई लोग यहाँ चले गए, लेकिन मैं भी अब यहाँ से जाना इस अनुमति मांगूंगा क्योंकि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी रोड शो है। हमें भी वहाँ पे जाना है, लेकिन हमने वक्त निकाल कर उनके लिए अपना किया। और एक बात सिर्फ कहूंगा कि इस बार लहर बड़ी करारी है और साइकिल चिलम पे भारी है। आखिरी सवाल, 2022 में किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बन रही है? आए गजब नतीजे, अखबार देख लेना और इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। हम भी कहना चाहेंगे, एक बात हम भी कह जाएंगे कि जवां उम्र की ऐसी तब्दीली हुई, जवां उम्र की ऐसी तब्दीली हुई, आज महफिल में खड़ी हर एक महबूबा फरेबी हुई। आज महफिल में खड़ी हर एक महबूबा फरेबी हुई। जो देश का युवाओं का दर्द है, एक लाइन में मैं भी कहूंगा कि कैसे हो जाऊं मैं तेरी इबादत पे फना, और मैंने मांगी नौकरी तूने दे दिया नमक तेल और चना।
तू होगा एक दिन मेरी इबादत पे फना, तू है होगा एक दिन मेरी इबादत बना। अरे भाई पहले जाके पढ़ाई कर ले, फिर बेचना रोटी और चना। भैया भैया आइए, भैया आइए, भैया आइए, पढ़ाई के मुद्दे पे हो जाए। आइए आइए, रोजगार पे बात करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँ 69,000 शिक्षा भर्ती में जो घोटाला हुआ है, इस पे क्या कहेंगे? अरे चलिए ठीक है। अरे इन्हें याद नहीं होगा जब 2015 में टेट शिक्षकों पे लाठियां चार्ज की गई। आप उन दिनों को काहे भूल जा रहे हैं जब 2015 में टेट शिक्षकों पे लाठियां चार्ज, किस सरकार में लाठियां चार्ज हुए? आपको इस सरकार में भी हुई है। इस सरकार में कब लाठी चार्ज हुई है? सरकार में लाठी चार्ज अभी हुआ है। इस सरकार में युवाओं पे लाठी चला। एक मिनट आप मीडिया की बात कहेंगी? एक मिनट चुनाव आयोग आचार संहिता, आचार संहिता में ये हुआ है क्या? क्या सुनिए, आचार संहिता में हुआ है। आप कैसे इस बात को कहते हैं? आचार संहिता में क्या किसी सरकार का होता है? आचार संहिता में किसी का सरकार का राज चलता है? कोई नहीं। आचार संहिता में चुनाव आयोग को कहां से आप बात करेंगे? तथ्य पे बात कीजिए। चुनाव आयोग के आचार संहिता में लाठीचार्ज ना किसी सरकार कार्यकाल में हुआ कि नहीं हुआ? सरकार लोगों के गेट तोड़ कर अंदर पुलिस घुसी। सरकार के कार्यकाल में नहीं हुआ। अब इस पे किसी की साजिश थी। और सुनिए, चुनाव आयोग 7 से 7 साल तक देश में खाली राज किए और सबसे अमीर पार्टी बन गए। यहाँ 70 साल से इतने संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ पे कोई देश नहीं हो रहा है। आज उतनी उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है जितने इन्हें अभी 80। चलिए ठीक है, तो गोरखपुर के विश्वविद्यालय से यहाँ पर और कुछ लोग कह रहे हैं वापस से बाबा जी ही राज करने वाले हैं और भाजपा की ही सरकार बनने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक जो बहुत ही स्पेशल वर्ग हमारे साथ मौजूद था, वो ओपीएस की मांग को लेकर था, ओल्ड पेंशन स्कीम को मांग को लेकर था और कह रहे थे जो उसको सपोर्ट करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो फिलहाल देखना ही होगा गोरखपुर में विधायक कौन बनता है, 10 मार्च को नतीजे क्या आते हैं और उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनती है। फिलहाल के लिए इतना ही। किसी और क्षेत्र से आपको जनता से, जनप्रतिनिधियों से रूबरू कराएंगे। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।